तो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में। आप 12th से पास करके आए हो बायो। आपने 11th के अंदर सब्जेक्ट चूज करा था जो था बायोलॉजी। यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ग्रीक भाषा की, जो है बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। यानी कि जीवन का अध्ययन, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम जीवन का अध्ययन करते हैं उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। अब यह शब्द दो वैज्ञानिक जो थे, लेमार्क व ट्रेविनेरस ने दिया था। बायोलॉजी की बात करें तो ये बायोलॉजी दो सब्जेक्ट से मिलकर बना है। अब जो अपन कहते हैं इसकी दो शाखाएं हैं, और वो शाखाएं जो अपन बात करें, बायोलॉजी की दो शाखाएं बॉटनी और जूलॉजी। और जोलॉजी होती हैं। बॉटनी के अंदर आप पादपों का अध्ययन करेंगे और जोलॉजी के अंदर हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे, और मैं आपको जोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ। अब बायोलॉजी बायोलॉजी के बारे में भी सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे अरस्तु, उसने बताया था, और उसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम के अंदर सबसे पहले जंतुओं के बारे में बताया और उनका वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति के आधार पर किया था। एनाइमा और इनाइमा, यानी वे प्राणी जिनके अंदर लाल रक्त उपस्थित था उनको इनाइमा में रखा, और जिनके अंदर अनुपस्थित था उसको एनाइमा में रखा। इस कारण अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोलॉजी का पिता। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें बॉटनी के बारे में, वो आपको बॉटनी वाले पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ इसके फादर हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं। और जूलॉजी, जंतुओं के बारे में भी अरस्तु ने ही सर्वप्रथम बताया, इसलिए इसको भी जो है फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। तो सबसे पहले अपन ने ये देख लिया, अरस्तु ने सबसे पहले रिसर्च करके इस बारे में बताया। अब बात करें अरस्तु ने क्या करा, और अरस्तु ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम लिखी, और इसने इस पुस्तक के अंदर जंतुओं के बारे में बताया था और उनके वर्गीकरण के बारे में। अब जो अरस्तु ने वर्गीकरण किया वो आरबीसी या लाल रक्त की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, वह अनुपस्थिति के आधार पर उसने डिवाइडेड करा। कितने भागों में? जैसा अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, एनाइमा और दूसरा इनाइमा। एनाइमा जैसे इसके अंदर पहले ई लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं हमेशा ही कहता हूं एब्सेंट, यानी वे प्राणी जिसके अंदर लाल रक्त अनुपस्थित था उसको इसने एनाइमा में रखा। और इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पर अपन पढ़ेंगे इनवर्टिब्रेट, यानी अकशेरुकी, और इनाइमा जिनके अंदर लाल रक्त प्रेजेंट है, इनको अपन ने इसमें पढ़ेंगे अपन कशेरुकी। ठीक है, अरस्तु ने ही हमें जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में बताया, इसलिए अरस्तु को अपन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। लेकिन मॉडर्न टैक्सोनॉमी का फादर अपन कैरोलस लीनियस को कहते हैं, क्योंकि उसने सिस्टमा नेचुरी जो अपनी पुस्तक थी उसमें इस बारे में बताया था। सबसे पहले जो आपका यूनिट स्टार्ट हो रही है वो है टैक्सोनॉमी। यह भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, टैक्सिस प्लस नोमोज। टैक्सिस का मतलब अरेंजमेंट या व्यवस्था, नोमोज का मतलब है लॉज
यानी नियमों के तहत इस तरीके से व्यवस्था की जाए कि जंतुओं के जो नाम है वो वैज्ञानिक तरीके से सबको सर्वमान्य रूप से विश्व स्तर पर समझ आ जाए। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम इनका नामकरण, इनके 4 पद है जो अपन कहें लक्षणीकरण, यानी इनके लक्षणों को अपन देखेंगे, फिर इनकी पहचान करेंगे, फिर इनका नामकरण करेंगे और फिर इनका वर्गीकरण। तो टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स। यानी ये विज्ञान की वह शाखा है। टैक्सोनॉमी वर्ड एक वैज्ञानिक थे ए पी डी कंडोले नामक वैज्ञानिक ने टैक्सोनॉमी शब्द दिया था। अब टैक्सोनॉमी का फादर जैसे मैंने आपको बताया अरस्तु को कहते हैं, अरस्तु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। लेकिन मॉडर्न टैक्सोनॉमी या आधुनिक वर्गीकी का पिता कैरोलस लीनियस को कहते हैं। का पिता किसको कहते हैं? कैरोलस लीनियस। अब कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का अपन पिता कहते हैं क्योंकि इसने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी के बारे में बहुत अच्छे से आगे डिटेल के अंदर हमें समझाया। अब टैक्सोनॉमी के अंदर अपन ने देखा जो पहला स्टेप था लक्षणीकरण। लक्षणीकरण में कुछ ऐसे विशिष्ट लक्षण जिनकी सहायता से अपन प्राणियों को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर या अलग अलग समूहों के अंदर विभाजित करते हैं, उन लक्षणों को अपन कहते हैं कुंजी लक्षण। जो विशिष्ट लक्षण होते हैं कुंजी लक्षण, इनकी सहायता से अपन उनका कैटेगराइजेशन करते हैं, फिर उनकी अपन पहचान करते हैं और पहचान करने के बाद अपन उनका नामकरण करते हैं। नामकरण हेतु दो पद्धतियां आई, एक आई द्विनाम पद्धति और एक आई त्रिनाम पद्धति। अब द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस ने दी थी। त्रिनाम पद्धति हैकल व स्ट्रिकलैंड ने दी। सबसे पहले बात करें द्विनाम पद्धति के बारे में। बाइनोमियल नोमेनकल्चर, इसके अंदर अपन बात करें इसके बारे में सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक थे गॉस्पर्ड बहिन नामक वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक पिनोक्स में इसके बारे में बताया। लेकिन इसके नियमों को वर्ल्ड वाइड लेवल पर या विश्व स्तर पर प्रचलित करने का श्रेय कैरोलस लीनियस को जाता है, इसलिए उसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। अब गॉस्पर्ड बहिन ने बाइनोमियल नोमेनकल्चर के बारे में बताया और कैरोलस लीनियस ने इसके बारे में विस्तार से बताया। इसके नियम क्या थे? द्विनाम पद्धति के अंदर अपन ये देखते हैं किसी भी जंतु का नाम 2 पदों के अंदर लिखा जाता है। पहला पद इसका वंश होगा और दूसरा पद इसका जाति। इनको जैसे मैं नाम लिखूं मनुष्य का होमो सेपियंस, यानी कि अलग अलग नाम लिखे और इसको अलग अलग अंडरलाइन करें। अब यहाँ पहला शब्द इसको जाति वंश को रिप्रेजेंट कर रहा, सेकंड इसकी जाति को। इसको अलग अलग अंडरलाइन करने का मतलब ये कि इटैलिक भाषा से व्युत्पन्न है, ठीक है। और साथ ही जब अपन प्रिंट करें तो इनको अपन इटैलिक सेलेक्ट करके तिरछे अक्षरों में लिखते हैं। साथ ही यहाँ देख रहे हो आप वंश का पहला अक्षर अंग्रेजी का कैपिटल लेटर है और जाति का पहला अक्षर अंग्रेजी का स्मॉल लेटर। और जिस भी साइंटिस्ट ने इनकी सबसे पहले खोज करी उसका कोष्टक के अंदर अपन नाम लिखे, जैसे कि इसकी खोज माना कि लीनियस ने करी। ये देखते हैं। फिर ये देखने को मिला कि एक ही जाति के जीवों के अंदर वातावरणीय विभिन्नताओं के कारण उनके अंदर कुछ विभिन्नताएं आने लग गई वातावरण के कारण। तो एक ही जाति के जीव भी अलग अलग दिखाई देने लग गए। जैसे इंडिया का मनुष्य अलग दिखाई देता है, चाइना का अलग दिखाई देता है,
जैसे उसकी आंखें छोटी होगी, नेपाल का और अलग दिखाई देता, अफ्रीका का और अलग। अब मनुष्य की स्पीसीज तो होमोसेपियंस है, बट इस होमोसेपियंस स्पीसीज के अंदर भी वेरिएशंस आ गए। हमें आवश्यकता महसूस हुई एक और कैटेगरी की, और उस कैटेगरी की नाम दिया उपजाति, और वो पद्धति ठीक है। थैंक यू, बाय।